हेलो बच्चों, क्लास 10th के लिए में जो अगला चैप्टर है, अगली टॉपिक है, वो है आपका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या इसी को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल। जो मनुष्य का आहार नाल होता है यह 8 से 10 मीटर लंबा होता है, जिसका प्रारंभ हमारे बकल रीजन यानी बकल या आप कह सकते हैं माउथ से होकर एनस तक होता है। माउथ यानी मुंह और एनस यानी गुहाद्वार। कैसे होता है अब वो आप देखें। अगर हम स्टार्ट करते हैं फिगर, जो ह्यूमन, ये आपका हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनके पार्ट्स देख लीजिए, कौन कौन से पार्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है माउथ। माउथ यानी मुख। दूसरा जो पार्ट होता है ये कहलाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी हिंदी में इसको कहते हैं मुख गुलिका। इसके बाद का पार्ट होता है फेरिंक्स। हिंदी में फेरिंक्स को कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद का पार्ट होता है ओइसोफेगस। हिंदी में इसको कहते हैं ग्रास नली। इसके बाद स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है यह 3 पार्ट्स में होता है। कितने पार्ट्स में होते हैं? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट होता है? सबसे पहला पार्ट होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? स्टमक। स्टमक यानी अमाशय। इसके बाद का जो पार्ट होता है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाता है? डिओडिनम। हिंदी में इसको हम कहते हैं ग्रहणी। इसके ठीक इसी पार्ट से जुड़ा हुआ जो दूसरा भाग हमारा होता है, ये दूसरा भाग हमारा कहलाता है पैंक्रियाज। इसको कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय के बाद का जो भाग होता है ये हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं हिंदी में छोटी आंत। इसके साथ ही दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको बोलते हैं बड़ी आंत या कोलन। और ये जो छोटा नीचे से पार्ट दिख रहा है आपको कोनिकल शेप में, ये आपका कहलाता है रेक्टम। हिंदी होती है इसकी मलाशय। और एट लास्ट पास पार्ट होता है एनस। हिंदी में इसको कहते हैं गुहाद्वार। अब यहाँ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप सोच रहे हैं छूट गया है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये कहलाता है अपेंडेक्स। बच्चों इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अपेंडेक्स, या हिंदी में अगर आप इसको और आसान शब्दों में लेंगे तो यह कहलाएगा कृमि रूप परिसेशिका। अब जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम इसके एक एक पार्ट की स्टडी करते हैं तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या हो गया? माउथ। माउथ वह पार्ट होता है जिसे ओपनिंग पार्ट आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? फूड को इनगल्फ करते हैं। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है माउथ के बाद का जो पार्ट हमारा होता है वो होता है
बकल कैविटी, बकल कैविटी, मुख गुहिका। जो मुख गुहिका पार्ट होता है इसमें 3 मेन भाग होते हैं। पहला होता है टंग, दूसरा होता है टीथ और तीसरा होता है पैलेट। टंग मीन्स जीभ, टीथ मीन्स दांत और पैलेट यानी ताक। जो हमारी जीभ होती है इसमें अगर हम अपनी जीभ को देखते हैं तो हमारे जीभ में छोटे छोटे दानेदार उभार पाए जाते हैं। हमारी जीभ पर पाए जाने वाले यही दानेदार जो उभार होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं टेस्ट बड। टेस्ट बड यानी रसांकुर, यानी वह भाग जो क्या करता है, चीजों को टेस्ट करता है कि वो कैसी है। लेकिन अलग अलग चीजों को टेस्ट करने के लिए हमारे टंग में अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे टंग का जो पहला पार्ट होता है ये होता है स्वीट के लिए, इसके ठीक अपोजिट का जो पार्ट होता है ये होता है बिटर के लिए, साइड के जो हमारे पार्ट होते हैं ये होते हैं श्योर के लिए, और जो बीच वाला पार्ट होता है दैट इज मिक्सर या आप साल्ट भी कह सकते हैं। यानी आगे की तरफ से मीठा, पीछे की तरफ तीखा, दोनों साइड्स खट्टे और बीच का भाग जो होता है वह नमकीन स्वाद के लिए पाया जाता है। अब अगर हम बात करें टीथ के बाद दूसरे पार्ट की, तो टीथ के बाद हमारा टंग के बाद जो दूसरा पार्ट है वह हमारा कहलाता है टीथ। जो टीथ होते हैं, टीथ की कंडीशंस में ह्यूमन जो बॉडी है इन्हें डाइफिडोंट कंडीशंस कहा गया है। क्यों कहते हैं, रीजन है यानी इनमें 2 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। एक होता है वह टीथ जो स्टार्टिंग टाइम में पाया जाए जिसे बोलते हैं मिल्क टीथ, और दूसरा होता है वह टीथ जो मिल्क टीथ के बाद आए और पूरी लाइफ रहे यानी परमानेंट टीथ। इस प्रकार से ये 2 प्रकार के दांत होते हैं जो निकलने के आधार पर होते हैं, परंतु अगर टीथों को उनकी संरचना के आधार पर हम डिवाइड करें तो जो हमारे टीथ होते हैं ये 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कितने? 4 कैटेगरी में। कौन कौन से? पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। हिंदी में अगर इनका हम नाम देखें तो हिंदी में होता है कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। ये 4 नाम दिए गए हैं। जो हमारे कृंतक दांत होते हैं ये आगे की तरफ जो हमारे चौड़े दांत दिखाई पड़ते हैं, यानी अगर हम अपने दांत का सेट बनाएं तो हाफ सेट ये जो ले रहे हैं सबसे आगे की तरफ ये जो पार्ट्स है 4 दांतों का जो ये सेट है यही सेट हमारा कहलाता है रदनक। इनके बाद का जो नुकीला वाला दांत है वो ये आगे का जो दांत है ये कहलाया कृंतक, नुकीला वाला जो हमारा दांत है ये कहलाएगा रदनक, और इसके बाद के जो हमारे चौड़े चौड़े दांत है वो अग्रचौड़क और चौड़क कहलाते हैं। वयस्क मनुष्यों में इनकी जो संख्या होती है, अगर हम वयस्क की बात कर रहे हैं तो इनकी संख्या होती है कृंतक दांतों की हाफ पार्ट आप जा सकते हैं 2, रदनक 1 यानी इंसीजर जो दांत है वो 2, कैनाइनन 1, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइनन, प्रीमोलर इनकी संख्या जो होती है 2 और मोलर इनकी संख्या होती है 3। इस प्रकार से जो वयस्क मनुष्य होता है उसका जो डेंटल फार्मूला बनता है वो होता है हाफ सेट, इन दांतों का हाफ सेट मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये जो हाफ पार्ट आप दांत यहां से यहां तक है इसका जस्ट अगर हम डबल कर दें तो हमें होल सेट मिल जाएगा। तो जब हम इस होल सेट को देखते हैं तो ये होल सेट कितना हो गया 2 + 1 3, 3 + 2 5 और 5 + 3 8, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मींस 16 आवर्ली 16, यानी टोटल नंबर ऑफ टीथ इन एडल्ट कितना हो गया 32। ये हमारा क्या कहलाया, ये कहलाया डेंटल फार्मूला किसका, ह्यूमन बीइंग का। अब जो दांत होते हैं एक क्वेश्चन यहां और बनता है कि हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो हमारे दांत जो होते हैं इन दांत में 4 लेयर होता है। एक होता है इनेमल, दूसरा होता है सीमेंट, तीसरा होता है डेंटाइन और चौथा होता है रूट। यानी अगर किसी टीथ की हम बात कर रहे हैं तो उस टीथ की कंडीशंस में
जो हमारा मेन आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इनेमल, सेकेंड लेयर कॉल्ड सीमेंट, थर्ड लेयर कॉल्ड डेंटाइन, और जो लास्ट लेयर होता है वही हमारा रूट लेयर कहलाता है। रूट लेयर का काम होता है टीथ को एनर्जी प्रोवाइड करते रहना ताकि उसका डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, जबकि इनेमल हमारे क्या करता है, टीथ को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसे हम हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं। अब हम अगला पार्ट देखते हैं जो हमारा फेरिंग्स है। बगल कैविटी के आगे का जो पार्ट होता है ये फेरिंग्स होता है। जो फेरिंग्स होता है यहाँ दो ओपनिंग होती है, एक होता है ग्लोटिस और दूसरा होता है एपिग्लोटिस। जो ग्लोटिस ओपनिंग होती है यह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के लिए होती है, जिसके ओपन से हमारी जो एयर है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, क्योंकि यही वह पॉइंट होता है जहां पे हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक साथ ओपन करती है। अब अगर हम देखें तो इस फेरिंग्स वाला पार्ट अगर आपको एपिग्लोटिस पार्ट समझना हो तो जब हम अपने मुंह को खोलते हैं, सपोज दैट ये अगर हमारा टीथ सेट है, तो जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो मुंह के बीच में हमें एक मांसल पार्ट, मस्कुलर पार्ट लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। ये मांसल पार्ट कहलाता है युल्वा या अल्वा। इस पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, यही पार्ट्स हमारा एपिग्लोटिस कहलाता है, और इसके साइड्स में हमारे टॉन्सिल पार्ट पाए जाते हैं। अब हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो यह जो हमारा पार्ट होता है इसमें तीन प्रकार के आपके स्लैवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, यानी 3 सेट ऑफ स्लैवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, और जो तीसरा सेट होता है उसको हम कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल इस तरीके से ये तीन जोड़ी जो स्लैवरी ग्लैंड होते हैं ये हमारे बकल रीजन में पाए जाते हैं, जिनका काम होता है स्लाइवा का सिक्रीशंस करना। और स्लाइवा का काम क्या है? जो स्लाइवा है उसमें हमारे स्लैवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जिनका काम होता है प्राइमरी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, यानी जो हमारा स्टार्च है उसका पाचन करना। आगे जब हम बढ़ते हैं उसके बाद फूड जो हमारा है ये आगे बढ़ा और इसोफेगस रीजन में आया। इस रीजन में पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट होता है। जो पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट होता है इसे क्रमानुकुंचन गति हम कहते हैं। ये फूड के आने पर धीरे धीरे फूड को आगे प्रोपेल करने की विधि होती है, इस तरीके से। और यही मूवमेंट क्या कर रहा है? पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट, जिसके द्वारा क्या होता है, फूड हमारा फेरिंग्स से स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचने के लिए जब स्टमक के अपर रीजन में फूड आता है तो यहाँ कार्डियक रीजन में एक वाल्व लगा होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक वाल्व, जिसके ओपनिंग से यह फूड हमारे स्टमक रीजन में आता है। जो हमारा स्टमक रीजन है यह बॉडी का मोर हेल्दी पार्ट होता है। क्यों? अब उसको भी जान लीजिए। स्टमक रीजन में अगर जो हमारा पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट है यह भी प्रॉपर चलता रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है, फूड की प्रॉपर ग्रीनिंग होती रहती है कि अगर आपने कोई फूड पार्टिकल्स ऐसा है जिसको आपने डायरेक्ट इंगल्फ कर लिया है तो यह उसको क्या करता है, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ देता है। अब जो हमारा स्टमक रीजन है इसे हम गैस्ट्रिक रीजन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। गैस्ट्रिक यानी जठरीय भाग। जो जठरीय भाग है यहाँ एक रस सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। जठर रस, अब जठर रस क्या है? स्टमक में सिक्रीट होने वाला वह केमिकल एंजाइम्स जो क्या करता है, स्टमक में होने वाले डाइजेशन को इनिशिएट करता है। जैसे स्टमक में सबसे पहले जो सिक्रीट होता है वह होता है HCl, जो हमारे पेराइटल सेल्स के द्वारा HCl का सिक्रीशन होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका काम होता है स्टमक को मोर एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि अगर गलती से हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ कोई पैथोजेंस हमारे स्टमक रीजन में आ गया हो तो उसे किल कर दिया जाए। दूसरी चीज, जो हमारा स्टमक है यह एक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसके लिए? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, क्योंकि यह प्रोटीन का डाइजेशन पेप्टिक सेल्स के द्वारा सिक्रीट पेप्सिन नामक एंजाइम्स के द्वारा होता है। और जो पेप्सिन हमारा एंजाइम है यह एसिड सेंसिटिव होता है और यह
1 से 3 pH पर ही एक्टिव होता है और वर्क करता है, इसलिए HCl का सिक्रीट होना जरूरी है ताकि पेप्सिन नामक एंजाइम्स के द्वारा प्रोटीन का पाचन हो सके। अब इस HCl के साइड इफेक्ट से इस स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ एक सेल और पाई जाती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस सेल, जिसके द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन होता है। इस म्यूकस के कारण ही इस HCl का कोई भी एडवर्स इफेक्ट हमारे स्टमक पर नहीं पड़ता है। इसके बाद होती है चीफ सेल। चीफ सेल्स जिससे 2 टाइप्स के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एक होता है हमारा रेनिन और दूसरा होता है लाइपेज। जो लाइपेज एंजाइम है, चूंकि यह गैस्ट्रिक रीजन में सिक्रीट हो रहा है, इसलिए इस लाइपेज एंजाइम को हम गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी कहते हैं। और जो हमारा, अब वर्ग जान लीजिए, जो हमारा रेनिन एंजाइम है, रेनिन का काम होता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्यों? क्योंकि जो मिल्क प्रोटीन है, इसमें मिल्क प्रोटीन ये कैसिनोजन के फॉर्म में होता है और उसे एक्टिव कैसिन में चेंज करना होता है। यानी मिल्क का हम तब तक डाइजेशन नहीं कर सकते हैं जब तक वह कर्ड में कन्वर्ट ना हो, और इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है? हमारी रेनिन नामक एंजाइम करती है। जबकि गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा जो हमारे लिपिड पार्टिकल्स हैं, जो भोजन के साथ हमारे स्टमक में आए हुए हैं, उनका डाइजेशन होता है। अब स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद फूड यहां से पाइलोरिक वाल्व को ओपन करके, इस रीजन पर पाइलोरिक वाल्व होता है, इस पाइलोरिक वाल्व को ओपन करके आगे बढ़ता है। और यह पार्ट क्या होता है? डिओडिनम। डिओडिनम पार्ट में एक होता है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट यानी संयुक्त पित्त नलिका। इसके द्वारा क्या होता है? यहाँ पित्त रस और अग्न्याशयिक रस, इन दोनों को भोजन में मिलाया जाता है। अब जो हमारा पित्तरस है, यानी जो हमारा बाइल जूस है, इस बाइल जूस का फॉर्मेशन तो लीवर में होता है, लेकिन इसे स्टोर करने का काम, बाइल जूस का फॉर्मेशन लीवर यकृत में होता है, लेकिन इस बाइल जूस को स्टोर करता है कौन? गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर यानी हिंदी में इसको कहते हैं पित्ताशय। यह पित्ताशय इस पित्त रस को इकट्ठा करता है, और जब भोजन हमारा इस ग्रहणी भाग में आता है तब वह पित्तरस क्या करता है? यहाँ स्रावित कर देता है। इसी तरीके से अग्न्याशय जो है, इस अग्न्याशय में अग्न्याशयिक रस का निर्माण होता है, और वह अग्न्याशयिक रस और पित्त रस दोनों एक साथ भोजन में क्रिया करते हैं। जो बाइल जूस होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाइल साल्ट और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट। जो बाइल साल्ट होता है, इसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जिनका काम होता है कि जो फूड का मीडियम एसिडिक था उसे चेंज करना ताकि वह बेसिक मीडियम में आ सके। जबकि जो बाइल पिगमेंट है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जिन्हें हम बिलिरुबिन्स और बिलिवर्डिन्स कहते हैं। ये ब्लड के डिस्ट्रॉय होने पर बनते हैं और इनका बॉडी के बाहर एलिमिनेट होना कंपल्सरी होता है। अगर बाइल पिगमेंट बॉडी के बाहर एलिमिनेट प्रॉपरली ना हो पाए तो इस कंडीशंस में ये बिलिरुबिन्स और बिलिवर्डिन्स हमारे ब्लड में घुल जाते हैं, और अगर ये हमारे ब्लड में चले जाते हैं तो ये बॉडी के येलोइश नेचर को इंक्रीज कर देते हैं, और यही कंडीशंस क्या कहलाती है? जॉन्डिस कहलाती है। अब हम अगर लीवर के सेकंड और फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करें कि लीवर और क्या काम करता है। बाइल जूस के अतिरिक्त जो हमारा लीवर है, ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोलाइसिस का भी काम करता है। टर्म ग्लाइकोनियोलाइसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये जो टर्म है ग्लाइकोनियो, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, और लाइसिस यानी टू ब्रेक डाउन। यानी अगर हम कभी ऐसे हो कि हमारे पास, हम हंग्री हो और हमें फूड की प्रॉपर सप्लाई ना हो सके, तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको तोड़ने का काम भी कौन करता है? लीवर करता है, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमने एक्सेस एनर्जी फीड कर ली है, तो उस एक्सेस एनर्जी को स्टोर करने का काम भी हमारा लीवर करता है, और उस प्रक्रिया में वो क्या करता है? उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा लीवर होता है, ये हिपैरिन नामक केमिकल सिक्रीट करता है। जो हिपैरिन है, ये एंटी ब्लड कोगुलेंट होता है, यानी यह हमारी रुधिर नलिकाओं में ब्लड को जमने से रोकता है। अब
जब फूड में बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस अच्छी तरह से मिल जाते हैं तो ये फूड आगे पास करता है और कहां पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनका डाइजेशन होता है वो इन्हीं बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन के द्वारा होता है। अब जो हमारा बाइल जूस है, इस बाइल जूस के द्वारा मीडियम चेंज हो गया, और जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है, इस पैंक्रियाटिक जूस में सबसे पहले होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी यह प्रोटीन के अवयवों को डाइजेस्ट करता है। जबकि जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं स्टेप्सिन, या इसी को हम कहते हैं लाइपेज। यानी जो अमाशय में था गैस्ट्रिक लाइपेज, उसी का सेकेंडरी फंक्शन यहां स्टार्ट हो जाएगा। यानी वहां जो हमारे गैस लिपिड्स थे, उनके जो कंपोनेंट्स थे, उन कंपोनेंट्स को यानी उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए, जो फैटी एसिड है उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए ये स्टेप्सिन या लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। और इसके बाद होता है अगला एंजाइम एमाइलोप्सिन। इसको हम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी कहते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्यों? क्योंकि यह ओलिगोसेक्राइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अन्य दूसरे अवयवों को उनके मेन पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है। यानी आप कह सकते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट्स के सेकेंडरी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और एट लास्ट में हमारा होता है न्यूक्लिएजेस नामक एंजाइम्स। जो न्यूक्लिएजेस नामक एंजाइम्स है, इसका काम होता है फूड के साथ जो भी हमारे न्यूक्लिक एसिड आएंगे, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए मेनली या आरएनए, इनका डाइजेशन करना और उनसे एनर्जी प्रोवाइड करना। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यह इनके डाइजेशन के साथ ही साथ एब्जॉर्बेशन का भी काम करती है और एस्टिमेशन का भी काम करती है। एब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण, और एस्टिमेशन यानी स्वांगीकरण। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं विलाई या रसांकुर, जिनका काम होता है इंक्रीज द एब्जॉर्बेशन सरफेस, यानी एब्जॉर्बेशन सरफेस को बढ़ा देना, यानी अवशोषण की सतह को बढ़ा देना ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन हो सके। और जब एब्जॉर्बेशन इनके द्वारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तो इस एब्जॉर्ब फूड को ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एस्टिमेशन। यानी अवशोषित भोजन का रुधिर के माध्यम से शरीर के दूसरे भागों में स्थानांतरण क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। यह दोनों प्रक्रिया मैक्सिमम कहां होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद भोजन आगे बढ़ता है और वो आता है कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में। भोजन जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के इस जंक्शन पार्ट को कहते हैं इलियम। इलियम पार्ट के पास एक छोटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स है ये एक इवोल्यूशनरी एविडेंस है, उद्विकासीय प्रमाण है जो यह प्रूव करता है कि हमारे पूर्वज कभी शाकाहारी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यह शाकाहारी जंतुओं में एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है जिसका काम होता है क्लोरोफिल का डाइजेशन करना। लेकिन हमारी बॉडी में क्लोरोफिल का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए यह क्या होता है, केवल इवोल्यूशनरी एविडेंस के रूप में पाया जा रहा है, या फंक्शन लेस होता है। अगर कभी फूड इस रीजन में आ जाता है तो अपेंडिक्सिस नामक डिजीज हो जाती है। अब भोजन यहां से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन में शेष जो फूड है यहाँ मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाता है। और लेकिन जब लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उसमें वाटर और लेस डाइजेशन, लेस एब्जॉर्बेशन होता है। यहाँ एब्जॉर्बेशन इंड होने के बाद फूड जब आगे बढ़ता है तो वो पहुंचता है रेक्टम में। जो रेक्टम हमारा है यह 7 से 8 इंच लंबा होता है और इसका स्टोरेज वर्क होता है, यानी यह उन फूड पार्टिकल्स को स्टोर करता है जो डाइजेस्ट नहीं होते, यानी यह अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या फीकल मैटर को स्टोर करने का काम करता है। जब यह रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या फीकल मैटर से कंप्लीटली फिल हो जाता है तो यह एक प्रोसेस स्टार्ट करता है, इजिगेशन। इजिगेशन हिंदी में कहते हैं बहिक्षेपण।
और इस बहिक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा यह क्या करता है, यहां इकट्ठा किए गए कंप्लीट फीकल मैटर यानी अपशिष्ट पदार्थ को एनस के द्वारा बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देता है और इस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई और समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक यू।